Hello friends, how are you all? I'm Vali and today I'm going to discuss very important research questions of March 2023, Shift 1. So today I'm going to start part 11 and in the previous sessions we have completed part 10. So start करते हैं फिर आज का lesson. So question है arrange the steps of Wheeler's model for curriculum design in correct sequence. आपको बताना है जो curriculum design है Wheeler's model for curriculum design इसकी correct sequence क्या है वो आपको बताना है. Selection of learning experiences, organization and integration of experiences, aims, goals and objectives, और evaluation या फिर selection of content. देखिए जो आपका व्हीलर्स मॉडल है, व्हीलर्स मॉडल का मतलब क्या हो गया? दैट मीन साइक्लिक मॉडल है ये आपका, साइक्लिक मॉडल ऑफ करिकुलम डिजाइन. कि आप जब करिकुलम बनाते हैं तो आपका क्या एम होता है, क्या गोल्स आपके होते हैं और क्या आपके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, किस तरह से आप लर्निंग एक्सपीरियंस को सिलेक्ट करके उनको ऑर्गेनाइज करते हैं एक्सपीरियंसेस के साथ, किस तरह से आप कंटेंट को सिलेक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द लर्नर्स. आप उस करिकुलम को किस तरह से कितना इफेक्टिव बनाते हैं फॉर द स्टूडेंट्स नीड्स, और जहां उसमें करेक्शन की जरूरत है, जहां आपने देखा कि जब आपने उसको आपने कंटेंट बनाया, कंटेंट बनाने के बाद जब आपने डिजाइन को बनाया, बच्चों के ऊपर अप्लाई किया, आपने करिकुलम को जब अप्लाई किया अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, फिर जो एक्सपीरियंसेस आपको मिले उसमें आपने देखा कि कहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है फॉर द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द स्टूडेंट, तो फिर आपने उसके अंदर चेंजेस किए. दिस इज कॉल्ड व्हीलर्स मॉडल. कि एक साइक्लिक प्रोसेस होता है, कॉम्प्रिहेंसिव व्हीलर्स मॉडल को इसके हम बहुत कॉम्प्रिहेंसिव मॉडल कहते हैं करिकुलम डिजाइन का. तो इसकी आगे एक छोटी सी थ्योरी भी दी हुई है मैंने, तो हम देख सकते हैं. ये देखिए, ये जो है व्हीलर्स मॉडल फॉर करिकुलम डिजाइन की एक ऑनगोइंग प्रोसेस होता है, साइक्लिक मॉडल कहलाता है हमारा. और इसको हम इवेलुएट करते हैं रेगुलर बेसिस पे, ताकि जो भी चेंजेस हो, जहां चेंजेस की जरूरत महसूस हो वहां पे आप चेंज कर सकें. और ये इंश्योर करता है जो करिकुलम है ये अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द स्टूडेंट बना हुआ होता है, और जो आपका करंट सिलेबस है, जो आपका करंट सिनेरियो चल रहा है उससे रिलेवेंट है. इसलिए इसको हम कॉम्प्रिहेंसिव मॉडल बोलते हैं, क्योंकि इस करिकुलम डिजाइन के अंदर आपके सारे एक्सपेक्ट्स जो होते हैं वो कवर अप होते हैं. तो इसलिए ये एजुकेटर्स के लिए सबसे यूजफुल टूल माना जाता है. और ये जो करिकुलम को डेवलप करते हैं इसको इसीलिए डेवलप किया जाता है ताकि इफेक्टिवली और मीनिंगफुली यूज हो सके. तो यही यही एडवांटेजेस इसके दिए गए हैं वीडर्स मॉडल के, कि किस तरह से आप कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, किस तरह से आप टाइम कंज्यूम कर सकते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस का, किस तरह से आप अकॉर्डिंग नीड ऑफ बच्चों की जो नीड है उसको आप फुलफिल कर सकते हैं. फिर क्वेश्चन में हमें क्या दिए गए थे, इनके स्टेप्स पूछे गए थे. स्टेप्स क्या थे कि क्या करते हैं, सब साइक्लिक मॉडल होते हैं इसके 5 स्टेप होते हैं. सबसे फर्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं, एम्स देखते हैं. फर्स्ट स्टेप होता है हमें आइडेंटिफाई करना, तो क्या हमारे एम्स हैं, क्या हमारा गोल है, क्या हमारे ऑब्जेक्टिव्स हमारे करिकुलम के जिसको हम अचीव करना चाहते हैं, ताकि स्टूडेंट्स शुड बी एबल टू डू आफ्टर कंप्लीटिंग इट. दैट मीन्स कि जो हम स्टूडेंट्स को जहन में रख के जो चीज हम बना रहे हैं वो चीज अप्लाई हो सके. व्हीलर्स मॉडल फॉर करिकुलम डिजाइन सेकंड स्टेप इसका होता है कि आप सिलेक्ट करते हैं लर्निंग एक्सपीरियंसेस जो कि स्टूडेंट्स को हेल्प करते हैं ताकि वो अपने गोल्स को, अपने एम को अचीव कर सके, और वो अपनी अकॉर्डिंग, अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग जो भी एक्टिविटीज हैं उनकी एज के हिसाब से जो भी अप्रोप्रिएट एक्टिविटीज हैं उसको में वो इन्वॉल्व हो सके. Selection of content. The third step is to select the content that will covered in the curriculum. जो इसका third step है which is very important, selection of content. आप इसके अंदर जो भी टॉपिक्स चूज करते हैं वो आपका जो भी एम है, जो भी जिस चीज में भी आपका अपना इंटरेस्ट है स्टूडेंट का, उसके अकॉर्डिंग वो कंटेंट सिलेक्ट होता है. नेक्स्ट आता है आपका ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपीरियंसेस. फोर्थ स्टेप होता है कि किस तरह से आप ऑर्गेनाइज करते हैं, किस तरह से आप सारे लर्निंग एक्सपीरियंसेस को इंटीग्रेट करते हैं ताकि बहुत अच्छा एक कोहेरेंट करिकुलम बना सके. This involves sequencing the activities and topics in a way that makes sense and provides a smooth flow of learning according to the aim of the student. आप वो सारी चीजें ऑर्गेनाइज कर पाए, इंटीग्रेट कर पाए करिकुलम के अंदर. नेक्स्ट स्टेप आता है, दिस इज द फाइनल स्टेप, this is evaluation. Evaluation, the final step is to evaluate the curriculum. This involves assessing whether the curriculum is to achieving its aims, goals and objectives. It also involves identifying areas जहां पे आपको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है. तो इसीलिए जो व्हीलर्स मॉडल है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव और एक सिस्टमेटिक अप्रोच मानी जाती है करिकुलम डिजाइन की, जो कि यूज किया जाता है करिकुला को इफेक्टिव बनाने के लिए और मीनिंगफुल बनाने के लिए. तो आई विश की क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा. तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो फर्स्ट आपका क्या आता है, एम्स, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स. देन आपका आता है सिलेक्शन ऑफ कंटेंट, सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस, ठीक है, एंड देन आता है हमारा सिलेक्शन ऑफ कंटेंट. फिर आप करते हैं ऑर्गेनाइज करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं एक्सपीरियंसेस को, एंड देन लास्ट फाइनल स्टेप आपका होता है इवैल्यूएशन, व्हिच इज थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अरेंज द फॉलोइंग रिसर्चेस इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ जनरलाइजेशन ऑफ द रिस्पेक्टिव फाइंडिंग्स.
दैट मीन्स जो भी रिसर्चेस उसके अंदर दी गई हैं, आपको 5 तरह की रिसर्च दी गई है, उनको आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, लेकिन किसके टर्म में, जनरलाइजेशन के टर्म में, किस तरह से आप उसके अंदर जनरलाइजेशन कर सकते हैं, कंक्लूजन पे आ सकते हैं। तो फर्स्ट आपकी आती है एथनोग्राफिक रिसर्च, सर्वे रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, एक्शन रिसर्च एंड केस स्टडी रिसर्च। देखिए दैट्स वेरी सिंपल, जो आपकी एक्शन रिसर्च है वो आपका स्मॉल स्केल स्टडी है। दैट मीन्स आप फाइंड आउट करना चाहते हैं कोई भी प्रॉब्लम आपके ऑर्गेनाइजेशन में आई है, आपको उसको इजिली फाइंड आउट करना होता है, तो आप एक्शन रिसर्च करते हैं। तो जनरलाइजेशन में सबसे लीस्ट जनरलाइजेशन कहलाई जाती है हमारे एक्शन रिसर्च। ये देखिए यहाँ पे इनके करेक्ट ऑर्डर्स दिए गए इन टर्म्स ऑफ देयर जनरलाइजेशन। जो आपकी एक्शन रिसर्च होती है वो जनरलाइजेबल नहीं होती, क्योंकि इसका जो फोकस होता है कि कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, स्पेसिफिक प्रॉब्लम इन अ पर्टिकुलर सेटिंग। तो आप जरूरी नहीं जिस सेटिंग में आपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, दूसरी प्रॉब्लम अगर आपके पास आती है तो आप उसी तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे लीस्ट जनरलाइजेबल आपकी एक्शन रिसर्च होती है। नेक्स्ट आती है आपकी केस स्टडी रिसर्च। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आप किसी एक सिंगल केस के ऊपर आप स्टडी करते हो। जरूरी नहीं जो स्टडी आपने एक केस पे की वही सेम स्टडी दूसरी केस पे भी एप्लीकेबल हो। तो इसलिए ये भी, उसके बाद आपकी आपकी फर्स्ट आपकी आती है एक्शन रिसर्च एंड देन आती है केस स्टडी। नेक्स्ट आती है आपकी एथनोग्राफिक रिसर्च। ये भी जनरलाइजेबल क्यों नहीं होती? क्योंकि इसके अंदर आप एक कल्चर के ऊपर इन डेप्थ स्टडी करते हैं, ठीक है, उनके बारे में जानते हैं। अब जरूरी तो नहीं जिस एक कल्चर के बारे में आपने स्टडी किया वही सेम चीज आपके दूसरे कल्चर के ऊपर भी आती हो। तो यहाँ पे भी ये कहीं ना कहीं डिफरेंट हो जाता है, यहाँ पे भी जनरलाइजेशन इतना इजी और इतना वैलिड नहीं होता। फिर आपकी आती है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, जो काफी हद तक जनरलाइजेबल हम मानते हैं केस स्टडीज के ऊपर एज कंपैरिजन टू एथनोग्राफिक रिसर्च और केस स्टडी रिसर्च। इस अंदर आप कंट्रोल्ड कंडीशंस के ऊपर रिसर्च करते हैं। आपको किसी भी चीज का कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखना हो तो उसके बेसिस पे आप यहाँ पे कंक्लूजन निकाल सकते हैं, आप ग्रुप को मैनिपुलेट कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे अच्छी रिसर्च मानी जाती है अगर हम जनरलाइजेशन के बेसिस पे देखते हैं तो वो सर्वे रिसर्च होती है। क्यों? क्योंकि रिलाई करती है आपकी सेल्फ रिपोर्टेड डाटा। जब आप कोई भी सर्वे कर रहे हैं तो बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स के ऊपर आप सर्वे करते हैं, आप किसी भी क्वेश्चनर के थ्रू सर्वे कर रहे हैं, आपने कोई भी इन्वेंट्री बनाई है, तो उसमें क्या होता है कि आप इतने सारे पार्टिसिपेंट्स को लेकर बायस नहीं हो सकते। तो यहाँ पे सबकी अपनी मेमोरी होती है, सबका अपना परसेप्शन होता है, सबकी अपनी सोशल डिजायरेबिलिटी होती है। तो उसके बेसिस पे रिजल्ट्स आपके आते हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं रिसर्चर जो होता है वो बायस नहीं होता। तो इसलिए इसको मोस्ट जनरलाइजेबल रिसर्च माना जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो एक्शन रिसर्च आपकी सबसे लीस्ट जनरलाइजेबल हो गई। उसके बाद आपकी आती है केस स्टडी, क्योंकि आप एक केस के ऊपर स्टडी करते हैं। नेक्स्ट आपकी आती है एथनोग्राफिक रिसर्च एंड द लास्ट आती है आपकी एक्सपेरिमेंटल। सबसे फिफ्थ जो आपकी होती है मोस्ट जनरलाइजेबल वो होती है आपकी सर्वे रिसर्च। अब नेक्स्ट आपका आता है गैगनी। गैगनी 1968 ने सीक्वेंस दिया था क्यूमुलेटिव लर्निंग का। अलग अलग लर्निंग टाइप्स इन्होंने दिए थे जो कि हमने पढ़े हैं, ये हर साल आते हैं, लेकिन इसका क्वेश्चन थोड़ा सा इन्होंने डिफरेंट करके दे दिया। इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं पूछा इन्होंने, कंसेप्ट दिया, मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन दिया, स्टिमुलस रिस्पॉन्स दिया है, रूल्स दिया, सिग्नल दिया। तो हम जानते हैं सिग्नल थ्योरी हमारी सबसे लीस्ट होती है। उसके बाद आती है आपकी स्टिमुलस रिस्पॉन्स, देन आती है हमारी, देख लेते हैं, देखिए जो आपकी गैगनीज लर्निंग है, इनका जो ये रीजन था जो इन्होंने स्केल दिया क्यूमुलेटिव लर्निंग का, ये था कि जब आप अपने पहले लर्निंग टास्क में मास्टरी हासिल कर लेंगे तभी आप अपने नेक्स्ट हायर लेवल पे जा सकते हैं। तो क्यूमुलेटिव लर्निंग का जो मीनिंग है यहाँ पे वो ये है, इन्होंने 5 लेवल्स ऑफ लर्निंग की बात की थी। फर्स्ट आपका सिग्नल लर्निंग। फॉर एग्जाम्पल ये सबसे सिंपलेस्ट लेवल कहलाता है आपका लर्निंग का, और ये इन्वॉल्व होता है किस तरह से आप रिस्पॉन्ड करते हैं किसी भी सिचुएशन में। आपने रेड लाइट देखी, आप स्टॉप हो गए, दैट मीन्स वो आपकी लर्निंग आपको रेड लाइट पे नहीं चलना। सेकंड आता है आपका स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग। जिस तरह का स्टिमुलस आपको दिया गया उस तरह से आपने लर्निंग की, दैट मीन्स ये जो लर्निंग है कहीं ना कहीं एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्स के ऊपर डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल लर्निंग टू प्रेस अ बटन व्हेन सीइंग अ सर्टेन लेटर। अगर मैंने आपको बहुत सारे लेटर्स दे दिए, आपने जो लेटर देखा उस पर आपने प्रेस किया बटन, दैट मीन्स मैंने आपको स्टिमुलस दिया, आपने रिस्पॉन्ड किया। मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, ये लेवल ऑफ लर्निंग क्या कहलाता है, आपको इन्वॉल्व करता है अलग अलग लर्निंग, मतलब आपको डिफरेंट डिफरेंट स्टिमुलस दिए गए हैं जिसके ऊपर आप डिफरेंट आपके रिस्पॉन्सेज हैं, कि आपको कहा गया कि आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स को आइडेंटिफाई करें, तो ये आपका मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन हो गया। कंसेप्ट लर्निंग, किसी एक कंसेप्ट के बारे में आपने अच्छे से लर्निंग की, आपने एक चीजों को क्लासिफाई करना सीख लिया। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इनकी बात करते हैं, जो आपके बर्ड्स हैं, जो आपके रेप्टाइल्स हैं, जो आपके एम्फीबियंस हैं, ये किस ग्रुप में आते हैं? मैमल्स हैं, ये किस ग्रुप में आते हैं? ह्यूमन बींग्स मैमल्स में आते हैं। बर्ड्स का अपना एक अलग ग्रुप होता है, रेप्टाइल्स जो होते हैं देखने वाले कीड़े होते हैं उनका एक अलग ग्रुप होता है, एम्फीबियंस जो आपके फ्रॉग होते हैं। तो यहाँ पे आपने कंसेप्ट याद किया। रूल लर्निंग, दैट मीन्स जब आपने कोई भी चीज लर्न की उसको आपने अप्लाई करना सीख लिया।
That means learning to solve math problems using the rules of addition, subtraction, multiplication and division. आप मैथ प्रॉब्लम्स तभी सॉल्व कर सकते हैं जब आपका एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, इन सब चीजों में आपको लर्निंग हासिल है। तो इसी तरह से क्यूमुलेटिव लर्निंग का मतलब क्या था कि बच्चे का जब आप लोअर लेवल पे मास्टर होंगे तभी आप हायर लेवल पे लर्निंग कर सकते हैं। मैथ्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यू हैव टू नो, यू आर एबल टू लर्न रूल्स, एबल टू लर्न एंड अंडरस्टैंड द रूल्स। तो अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखते हैं तो आपका जो सिग्नल है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स है, फर्स्ट आपका सिग्नल हो गया, देन आपका स्टिमुलस रिस्पॉन्स हो गया, देन मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन हो गया, उसके बाद आपका कंसेप्ट लर्निंग हो गया एंड देन आपका रूल लर्निंग। तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे आपको क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस देंगे, इनको आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है अकॉर्डिंग टू द रेस्ट्रिक्शंस। तो सबके अलग अलग रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, जिसमें हमारा सीसी बाय है, इसमें रेस्ट्रिक्शन नहीं होता कि आप किसी भी कंटेंट को, क्रिएटिव कॉमन क्या होता है एग्जैक्टली, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको फ्री लाइसेंसेस प्रोवाइड करती है कि आप अपने वर्क को शेयर कर सकें, लेकिन इसमें कुछ सर्टेन राइट्स भी होते हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स मेंटेन किए हुए होते हैं। जैसे आपका सीसी बाय है, जैसे हम कहते हैं क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन, ये जो लाइसेंस होता है अलाउ करता है कि आप किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने मटेरियल को, कंटेंट को रिमिक्स कर सकते हैं और किसी के ओरिजिनल वर्क के ऊपर कॉमर्शियली भी, अगर उन्होंने, और आप क्या करना है, बस आपको क्रेडिट देना है उस क्रिएटर को, ठीक है। इस लाइसेंस के सबसे कम रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। लेकिन जो आपका सीसी बाय ऐसे है, जैसे कहते हैं शेयर अलाइक, दिस लाइसेंस इंक्लूड्स द परमिशन, दैट मीन्स आप किसी के काम को, किसी भी काम में अगर आप कोई भी चीज अडेप्ट कर रहे हैं तो उसके लिए आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। आप किसी भी ओरिजिनल वर्क को आप शेयर कर रहे हैं तो उसका आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। अब आता है नेक्स्ट, आता है नॉन कमर्शियल, दैट मीन्स आप इसको कमर्शियली यूज नहीं कर सकते किसी के काम को जब तक कि आपके पास एडिशनल परमिशन नहीं होगी। नेक्स्ट आता है एनडी, नॉन डेरिवेटिव्स। नॉन डेरिवेटिव्स का मतलब क्या होता है, द ओरिजिनल वर्क कमर्शियली एंड नॉन कमर्शियली एज लॉन्ग इट इज चेंज्ड अनचेंज एंड क्रेडिट टू द ओरिजिनल, जब तक कि आपने ओरिजिनल क्रिएटर को आपने पूरा लाइसेंस परमिशन नहीं ली तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। अब जो लास्ट आता है इसमें क्या होता है, एट्रीब्यूशन कैसा होता है, नॉन कमर्शियल नॉन डेरिवेटिव, दैट मीन्स ये ना तो आप इसे कमर्शियली यूज कर सकते हैं, ना ही इसके अंदर किसी भी तरह का आपको चेंजेस अलाउड नहीं होती, आपको इसके लिए एक प्रॉपर एट्रीब्यूशन लेना पड़ता है ओरिजिनल क्रिएटर से। सो इसके अकॉर्डिंग आपका क्या आंसर हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सबसे लीस्ट रेस्ट्रिक्शंस आपके सीसी बाय में है। देन आपका आता है एसए, उसके बाद आता है आपका एनसी, देन आता है आपका एनडी और सबसे लास्ट आता है नॉन कमर्शियल एंड नॉन डेरिवेटिव। लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा, जिसके अंदर स्टेजेस दी गई है इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल क्वालिटी मैनेजमेंट के ऊपर। सबसे पहले आप क्या करते हैं, क्वालिटी को इंस्पेक्ट करते हैं कि क्वालिटी ठीक है कि नहीं है किसी भी चीज के प्रोडक्शन से पहले। देन आप क्या करते हैं, क्वालिटी इंस्पेक्शन के बाद आप चेक करते हैं क्वालिटी कंट्रोल। देन आप क्या करते हैं, क्वालिटी कंट्रोल के बाद आप क्वालिटी को एश्योर करते हैं। तो अगर हम स्टेजेस की बात करें, इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्वालिटी मैनेजमेंट, सो इसके अंदर सबसे पहले क्या करेंगे, क्वालिटी इंस्पेक्शन करेंगे। देखिए स्टेजेस क्या होती है इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट की, क्वालिटी की, कि किस तरह से आप क्वालिटी को इंस्पेक्ट करते हैं, कि क्या अर्ली स्टेज होती है क्वालिटी मैनेजमेंट की, फोकस करते हैं आप किस पे, इंस्पेक्टिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जब वो प्रोड्यूस्ड हुए। क्वालिटी कंट्रोल करना, दैट मीन्स की जो क्वालिटी है प्रोडक्ट्स की वो मेंटेन रहे जब प्रोडक्शन प्रोसेस चल रहा है। क्वालिटी एश्योरेंस, ये वो स्टेज कहलाती है जहाँ पे श्योर की जाती है क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होने से पहले। क्वालिटी मैनेजमेंट जहाँ पे आप टोटल क्वालिटी की बात करते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव स्टेज कहलाती है आपकी क्वालिटी मैनेजमेंट की, जहाँ पे आप फोकस करते हैं क्वालिटी हर एस्पेक्ट ऑफ, मतलब सारे एस्पेक्ट चेक किए जाते हैं क्वालिटी के, कि जो प्रोडक्ट्स हैं, जो सर्विसेज हैं, जो प्रोसेसेस हैं वो प्रॉपरली मैनेज हैं कि नहीं है। तो ये हो जाएगा आपको टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के स्टेप्स। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका सेकंड ऑप्शन है विच इज करेक्ट आंसर। So thank you friends for your attention. Stay blessed, enjoy learning and see you soon with the next video.